काफी डिटेल में है। बिल्कुल, वे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। आज का हमारा मिशन प्रमुख ऐतिहासिक संगठनों और उनके संस्थापकों की सिर्फ एक रटी रटाई सूची पढ़ना नहीं है, एकदम नहीं। बल्कि ये समझना है कि आखिर वे काम कैसे करते थे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत 19वीं सदी से करते हैं। उस समय का जो भारतीय समाज था ना, वो किसी पुरानी मशीन की तरह हो गया था, जिसके गियर्स में आप कह सकते हैं कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों की बुरी तरह जंग लग चुकी थी। अच्छा। समाज को एक झटके की जरूरत थी, लेकिन एक ऐसा झटका जो मशीन को पूरी तरह तोड़े बिना उसे फिर से चालू कर दें। और मुझे लगता है यही एंट्री होती है राजा राम मोहन रॉय की। बिल्कुल सही। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा बनाई और फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। हाँ, जिसे शुरुआत में ब्रह्म सभा कहा जाता था। राइट। उन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और उनका मुख्य विचार बहुत ही सीधा था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या हम उन्हें समाज के उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह देख सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अच्छा। हाँ, मतलब जो समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद सती प्रथा या अंधविश्वास जैसे क्रिटिकल बग्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बिना पूरा सिस्टम क्रैश किए। बहुत ही बढ़िया तुलना है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो यही है कि उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना क्रैश किए पैच किया। देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने कोई विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं थोपा समाज पर। अच्छा। उन्होंने उपनिषदों और पुराने भारतीय ग्रंथों का ही सहारा लिया और समाज से एक तरह से कहा कि देखिए, हमारा ओरिजिनल कोड तो हमेशा से तार्किक था। अरे वाह, मतलब अपनी चीजों से सुधार। बिल्कुल, वही लोग ने तार्किक सोच और सवाल पूछने की संस्कृति डाल रहे थे। ये बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। और ये विचार वहीं रुका नहीं। मतलब 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा बनाई, जो बाद में तत्वबोधिनी सभा कहलाई। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 1859 में उन्होंने इसे वापस ब्रह्म समाज में मिला दिया। ये तो मुझे विचारों के कॉर्पोरेट मर्जर जैसा लगता है, जहां ताकतों को एकजुट किया जा रहा था। एकदम सही पकड़े आप। देवेंद्रनाथ टैगोर ये समझ गए थे कि अलग अलग गुटों में बंटने से उनका प्रभाव कल हो जाएगा। लॉजिकल है। और इस मर्जर का असर ये हुआ कि ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर भी तेजी से फैलने लगी। हाँ, जैसे हमारे नोट्स के मुताबिक 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। बिल्कुल। इसका मकसद भी एक ईश्वर में विश्वास और पूजा था। और फिर केशव चंद्र सेन का नव विधान ब्रह्म समाज 1880 में सामने आया। तो ये सभी एक ही दिशा में किए जा रहे प्रयास थे, धार्मिक कर्मकांडों की जगह आध्यात्मिक और तार्किक शुद्धता को वापस लाना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? जब मैं इन स्रोतों को गहराई से देखती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब एक कंट्रास्ट दिखता है। हाँ। आप किस विरोधाभास की बात कर रही हैं? देखिए, एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। हाँ। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, मतलब पीछे की तरफ जाना, अपनी जड़ों की तरफ। और इसी दर्शन पर डीएवी स्कूलों की नींव रखी गई। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान हैं, जो 1863 में गाजीपुर और अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी बना रहे हैं, ताकि भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान मिल सके। और उससे भी बहुत पहले 1826 में हेनरी लुईज विवियन डेरोजियो कलकत्ता में युवा बंगाल आंदोलन चला रहे थे, जो पूरी तरह से पश्चिमी विचारों से प्रेरित था। सही बात है। तो मुझे ये समझाइए, एक तरफ हम अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौट रहे थे और दूसरी तरफ पश्चिमी विज्ञान को अपना रहे थे। क्या ये दोनों विचारधाराएं आपस में बुरी तरह टकरा नहीं रही थीं? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो असल में ये कोई टकराव नहीं था। अच्छा। बल्कि ये अलग अलग ऑडियंस के लिए तैयार की गई रणनीतियां थीं। ऑडियंस मतलब? स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का नारा दरअसल पीछे जाने के लिए नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक ढाल थी। मनोवैज्ञानिक ढाल? वो कैसे काम कर रही थी? जरा डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों के कंसेप्ट पर गौर कीजिए। उस समय के जो रूढ़िवादी भारतीय थे, वे अपने बच्चों को पश्चिमी शिक्षा बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। हाँ, उन्हें लगता होगा कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो आर्य समाज ने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान को वैदिक मूल्यों के एक सुरक्षित पैकेज में लपेटकर पेश किया। अरे! ये आधुनिक शिक्षा को समाज में दाखिल करने का एक ट्रोजन हॉर्स था।
लोगों को लगा कि बच्चे सिर्फ वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वे आधुनिक विज्ञान भी सीख रहे थे। ओहो, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब परंपरा का नाम लेकर असल में आधुनिकीकरण किया जा रहा था। एकदम सही। और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान और डेरोजियो की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। सर सैयद अहमद खान जानते थे कि अगर भारतीय समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज, पश्चिमी विज्ञान और तर्क शक्ति को नहीं अपनाएगा तो वो ब्रिटिश प्रशासन में पूरी तरह से पिछड़ जाएगा। हाँ, जो कि उस वक्त जरूरी था। बिल्कुल। साइंटिफिक सोसाइटी का उद्देश्य ही पश्चिमी किताबों का अनुवाद करना था। तो दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, समाज को अज्ञानता से बाहर निकालकर एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के लिए तैयार करना। बस रास्ते अलग थे। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। शुक्रिया। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते एक और बड़ा बदलाव दिखता है। अब फोकस सिर्फ दर्शन या बड़ी बड़ी तार्किक बहसों पर नहीं था। अब बात जमीनी स्तर पर काम करने की हो रही थी, ग्रास रूट लेवल पर। हाँ, क्योंकि विचारक ये समझ चुके थे कि जब तक समाज का सबसे निचला तबका ऊपर नहीं उठेगा, हाँ, तब तक कोई भी वैचारिक क्रांति सफल नहीं हो सकती। शाम स्टडी की स्लाइड्स में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में पश्चिम बंगाल के बिल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बिल्कुल। इसका उद्देश्य था समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। या मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु रखना चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय धर्म या अध्यात्म की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी गई थी? कैसे? मतलब मोक्ष पाने के लिए अब जंगलों में जाके तपस्या करने की बात नहीं हो रही थी। हाँ। बल्कि बीमारों और गरीबों की सेवा करने को ही असली धर्म बना दिया गया था। आप बिल्कुल सही नस पकड़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। और ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल और महामारियां आम थीं और ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। हाँ, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तो ऐसे में इन संस्थानों ने आगे आकर वो काम किया जो असल में एक सरकार को करना चाहिए था। और ये सिर्फ रामकृष्ण मिशन तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार 1873 में पुणे में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फिर 1882 में वहीं पुणे में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। हाँ। इस संस्था के बारे में एक बात जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि इसने विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को कल्याणकारी कार्यों के लिए एकजुट किया। बिल्कुल। ये केवल दान देने वाली बात नहीं थी, ये समाज सेवा को एक प्रोफेशन की तरह विकसित कर रहे थे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ना और दलितों का उत्थान करना था। इन सभी प्रयासों को अगर आप देखें, हाँ, तो ये सिर्फ किताबें नहीं लिख रहे थे, ये जमीन पर उतरकर स्कूल खोल रहे थे, कुएं खुदवा रहे थे और एक नए समाज का बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। अच्छा, वो क्या? सीमाओं के पार भारत की गूंज। मतलब कुछ ऐसे संगठन थे जिनका निर्माण भारत की जमीन पर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर हुआ। हाँ, ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। उदाहरण के लिए 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनाई। 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में फीनिक्स संस्थान की शुरुआत की। बिल्कुल। और सबसे क्रांतिकारी कदम 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में गदर पार्टी का गठन कर दिया। गदर पार्टी तो बहुत ही अहम थी। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा जी। मतलब भारत की समस्याएं भारत में थीं, अंग्रेजों से आजादी भारत की जमीन पर चाहिए थी। तो फिर अपनी इतनी ऊर्जा को लंदन, न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय बनाने में क्यों लगाया जा रहा था? क्या ये संसाधनों की बर्बादी नहीं थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और इसका जवाब उस समय के राजनीतिक माहौल में छिपा है। कैसे माहौल में? जरा सोचिए, भारत के भीतर ब्रिटिश हुकूमत की सेंसरशिप कितनी भयानक थी उस वक्त। हाँ, बहुत कड़ी थी। अगर आप भारत में बैठकर आजादी की बात छपवाते तो अगले ही दिन प्रेस जब्त हो जाती और आप जेल में होते।
तो मतलब जैसे आज के समय में इंटरनेट पर सेंसरशिप से बचने के लिए लोग VPN जी। या ऑफशोर सर्वर्स का इस्तेमाल करते, अरे वाह, क्या ये संगठन उस दौर के ऑफशोर सर्वर्स थे? ये अब तक की सबसे सटीक तुलना है। सच में? बिल्कुल यही बात थी। लंदन में बैठकर दादा भाई नौरोजी सीधे ब्रिटिश जनता और वहां के सांसदों को बता रहे थे कि उनके नाम पर भारत में कितना भारी शोषण हो रहा है। अच्छा, मतलब वो उन्हें अंदर से खोखला कर रहे थे। हाँ, वे ब्रिटिश जनमत को अंदर से बदल रहे थे और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का बनना तो एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, अमेरिका में प्रेस की आज़ादी थी। लाला हरदयाल और उनकी टीम ने उस आज़ादी का इस्तेमाल करके गदर नाम का अखबार छापा, जो पूरी दुनिया में फैले भारतीय प्रवासियों तक पहुंचा। उन्होंने भारत के बाहर एक पूरी फौज और फंडिंग तैयार कर ली। अरे वाह! और वहां से बिना किसी ब्रिटिश सेंसरशिप के भारत में क्रांति के लिए संसाधन भेजे। ये वैश्विक स्तर पर दबाव बनाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। वाह, ये जानकर नजरिए में सचमुच एक बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे 20वीं सदी की शुरुआत होती है, हमारी चर्चा का कैनवस और भी बड़ा हो जाता है। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां शिक्षा, राजनीति और सशस्त्र क्रांति तीनों समानांतर रूप से तेजी पकड़ने लगते हैं। क्योंकि अब तक समाज की वैचारिक नींव तैयार हो चुकी थी। अब उस नींव पर इमारत खड़ी करने का वक्त आ गया था। अगर हम शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। हाँ। और ये कितने गर्व की बात है कि इसी शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को की 41वीं विश्व धरोहर का दर्जा मिला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टैगोर ने ही विश्व भारती संगठन शुरू किया, जो लॉर्ड रीडिंग के समय एक विश्वविद्यालय बना। वहीं दूसरी ओर मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की नींव रखी और 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भी स्थापना की। शिक्षा एक खामोश क्रांति थी जो युवाओं के दिमाग को आजाद कर रही थी। बिल्कुल। एरो ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है ही। हाँ। लेकिन उससे पहले 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बना लिया था। फिर 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और ये सिलसिला थमा नहीं। 1915-16 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग के माध्यम से स्वशासन की मांग को घर घर पहुंचाया। और 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। हमारे नोट्स के अनुसार 1930 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने विधान परिषदों के भीतर से व्यवस्था को चुनौती देने की रणनीति अपनाई। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वर्ग भी था जिसका मानना था कि आजादी महज मांगने से या बहस करने से नहीं मिलेगी। अच्छा। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। सही कहा। और यहाँ से सशस्त्र क्रांति के संगठन सामने आते हैं। 1904 में VD सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई। ये एक गुप्त संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं में विश्वास रखता था। बिल्कुल। 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं में सीधे तौर पर क्रांति की आग जलाना था। हाँ। और फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिनका स्टैंड बहुत ही आक्रामक और स्पष्ट था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब एक तरफ लोग शांति से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं और तीसरी तरफ बम और पिस्तौल का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आजादी की लड़ाई दिशाहीन हो गई थी? दिशाहीन बिल्कुल नहीं थी। इसे ऐसे समझिए कि एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए किसी एक औजार से काम नहीं चल सकता था। ये भी है। स्वतंत्रता संग्राम का कैनवस बहुत विशाल था। शुरुआती दौर के नेताओं के प्रार्थना पत्र और कानूनी बहसें ब्रिटिश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बना रही थीं। हाँ। शैक्षणिक संस्थाएं भविष्य के लिए एक आजाद सोच वाली पीढ़ी तैयार कर रही थीं। और जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, उनका खौफ ब्रिटिश अधिकारियों को ये एहसास दिला रहा था कि वे भारत में सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सभी प्रयास एक दूसरे के पूरक थे, भले ही वे वैचारिक रूप से एक दूसरे से कितने ही असहमत क्यों ना हों। और यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी एक राजनीतिक या वैचारिक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। एकदम नहीं। हम बस इतिहास के उन पन्नों को उसी रूप में पढ़ रहे हैं
जिस रूप में वे घटित हुए थे। बिल्कुल। इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण ही हमें उस दौर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। तो आज के इस विस्तृत डीप डाइव को समेटते हैं।